नमस्कार सभी साथियों को। और आज जैसा कि पिछले 2 हफ्तों से हम लोग लगातार फेसबुक लाइव इसमें चला रहे हैं, वन अधिकार अधिनियम 2006 और बिंदुखत्ता राजस्व ग्राम। तो आइए थोड़ा कुछ लोग जुड़िए बिंदुखत्ता से, बाहर से भी जो लोग इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं या जो भी इंटरेस्टेड हैं, आप लोग जुड़िए। तो आज थोड़ा सा उसमें इसका आपके इसकी जानकारी देने में या इन्फॉर्मेशन देने में थोड़ा सा आज डिले हो गया, और आने में भी थोड़ा 5-7 मिनट का समय लग गया। थोड़ी व्यस्तता ज़्यादा थी, क्योंकि है क्या कि हम भी कामकाजी लोग हैं। और अभी 2-3 लोग आ रहे हैं, गोविंद सामंत जी आए हैं, आपका वेलकम है। तो और भी अपने जितने बिंदुखत्ता के साथी इसमें जुड़ना चाहते हैं, सभी लोग आएँ। कुछ न कुछ जानकारी आपस में हम लोग साझा करते रहते हैं यहाँ पर। और आज हमारे साथ जो साथी जुड़ रहे हैं और इस विषय पर हमें जानकारी देने के लिए, वो हैं आपका उत्तर प्रदेश के, बहुत जब से ये वनाधिकार कानून बना है तब से इस पर काम कर रहे हैं और यूपी के रहने वाले हैं, फिलहाल दिल्ली में रहते हैं। रजनीश गंभीर जी हैं। मैं थोड़ी देर में उन्हें कैमरे पे लेता हूँ। तो विषय हमारा आज भी वही है कि वनाधिकार अधिनियम 2006 और बिंदुखत्ता राजस्व ग्राम। ये हमारी एक जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत एक कोशिश है कि इसे सभी लोगों के साथ साझा करके हम लोग आपस में अपनी थोड़ा जानकारियों में अपनी इन्फॉर्मेशन बढ़ाएं और सभी लोगों के साथ एक अवेयरनेस प्रोग्राम इस तरह से चलाएं। गिरीश भट्ट जी हमारे बागजाला से जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है। अपने भी मित्रों को इसे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जैसे ही थोड़े लोग जुड़ते हैं तो फिर हमारे जो आज के गेस्ट हैं उन्हें हम बुलाते हैं। प्रणाम भाई साहब गोविंद सामंत जी। तो और भी बिंदुखत्ता के जितने हमारे अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़ें। हमारा मकसद है कि सभी के पास इन्फॉर्मेशन हो, जानकारी हो, ताकि हम इस पर और बेहतर कुछ कर सकें। क्योंकि अधिकार हमें चाहिए तो उसके पीछे भी एक वो रहता है कि हमारे को जानकारी भी हमें ही होनी चाहिए। और थोड़ा सा इस सिस्टम को हम लोग अभी उसको चैलेंज करने की बात तो नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि भाई इस सिस्टम के अंदर अगर काम करना है तो इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जानकारी होगी तभी हम आगे अपने अधिकारियों के लिए लड़ पाएंगे, मांग पाएंगे, और हमारी लड़ाई उतनी ही आसान होगी। संघर्ष कई सालों से हम लोग करते आ रहे हैं। हमारे अग्रज जितने भी थे सब संघर्षों से ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। आज इतनी सुविधाएं या जो भी हमारे को मिल पा रहा है तो सामूहिक संघर्षों से ही सब कुछ हो पा रहा है। तो अभी मैं अपने आज के गेस्ट जो हैं उन्हें लेता हूं। और इसे व्हाट्सएप वगैरह पर शेयर कीजिए। सुंदर सिंह जी कह रहे हैं कि नमस्कार जी, हम सबका प्रयास जरूर सफल होगा और ऐसे ही जुड़ते रहेंगे। धीरे धीरे बातचीत अनौपचारिक होगी, फिर काम की बातें आएंगी और सभी चीज़ों में आप व्हाट्सएप पे भी शेयर करते रहिए इसे। सबकी मांग राजस्व ग्राम, बिल्कुल राजस्व ग्राम सबकी मांग। हीरा साई जी, अच्छा किसी के कोई अगर सवाल हैं, जब तक हमारे
आज के अतिथि हमारे साथ जुड़ते नहीं हैं, उन्हें लिंक भेजा जा चुका है। तब तक आप अपने सवाल इसमें अब कमेंट में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सभी सवालों को उसमें लेने का, और सवाल थोड़ा छोटा उसे रखिएगा। सत्रह 18 लोग। हेलो भट्ट जी, नमस्कार। नमस्कार जी, जोशी जी नमस्कार। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर कीजिए। ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, एक कैंपेन है, एक जानकारी एक दूसरे को देने, साझा करने के लिए। इसका उद्देश्य मात्र इतना ही है कि सभी लोगों को, एक आम जो हम बिंदुकत्ता वासी हैं, उसे इन चीज़ों की जानकारी हो कि आखिर हमारा संविधान क्या कहता है, हम किन अधिकारों के लिए बात कर रहे हैं। आज के अतिथि हैं आपके रजनीश गंभीर जी। और रजनीश गंभीर जी उत्तर प्रदेश में ये काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। जब से वनाधिकार कानून आया तब से काम कर रहे हैं, और वहाँ पर कई राजस्व ग्राम जो बने हैं। दुधवा नेशनल पार्क में भी वहाँ पर, बल्कि वो तो एक नेशनल पार्क है, उसके अंदर भी एक गांव राजस्व हुआ है। तो इनकी काफ़ी अच्छी उसमें समझ है, काफ़ी अच्छा अनुभव है, और इन्होंने बहुत व्यापक स्तर पर उस पर काम किया है, और आज की डेट में देश भर में काम कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारे पास ये जो हम सोशल मीडिया पर, इस फेसबुक लाइव पर हम लोग आते हैं और इस पर बात करते हैं, और बाहर से जो हम लोग, कभी छत्तीसगढ़ से और कभी दिल्ली से, कभी यूपी से, तो अलग अलग स्टेट के लोगों को लाने का मकसद, और उनसे उनके अनुभव जो हम पूछ रहे हैं यहाँ पर, उसका मकसद केवल यही है कि हमें जानकारी मिले कि आखिर उन लोगों ने कैसे इसमें सफलता प्राप्त की, अधिनियम के साथ वो चले, उनको क्या कठिनाइयाँ आई और कैसे उनके समाधान उन्होंने खोजे, ताकि हमारे लिए भी काम आसान हो जाए। तो मकसद यही है। सबको मेरा नमस्कार, सबको नमस्कार। रजनीश गंभीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैंने इन्हें इनवाइट कर दिया है। थोड़ी देर में वो हमारे साथ होंगे। आपका अर्जुन रावत जी, राजस्व गांव के मुद्दे पर सभी पॉलिटिकल पार्टियां एक क्यों नहीं हो पा रही, ना जनमानस एक हो पा रहा है, कारण क्या है? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में तो बहुत ज्यादा हम लोग यहाँ पर बात नहीं करेंगे अभी। पहले जो हुआ या जैसे रहा, आज बात कर रहे हैं कि कैसे हम लोग आपस में, जो जनता है। जी सर नमस्कार। नमस्कार भट्ट जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आप हमारे आग्रह मैं पर आज अभी आपने तुरंत पहली बार स्वीकार ये किया, बहुत शॉर्ट नोटिस पे। फेसबुक लाइव पर जो है, मैं मेरा एक्सपीरियंस नहीं था, तो इसलिए अभी आने अच्छा में मुझे दिक्कत हो रही थी भाई। कोशिश करके अभी मैं अच्छा आ पाया। अच्छा, चलिए ठीक है सर, ठीक है। फिर भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरे हमारे धन्यवाद इस बिंदुकत्ता गांव में 80,000 की आबादी है सर हमारी। जी। तो सभी की तरफ से आपका हम आज हार्दिक स्वागत करते हैं। और जैसा मैं अपने सभी साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको ये बता रहा था कि हम जो ये कैंपेन चला रहे हैं, ये कैंपेन केवल इसलिए कि जो यहाँ के नागरिक हैं, नागरिकों को अपने अधिकार और संविधान ने उन्हें क्या अधिकार दिए हैं उसकी जानकारी हो। हम केवल किसी के पिछलग्गू ना बने, हम केवल ये ना किसी के ऊपर जिम्मेदारी थोप के बैठे कि हमारा काम तो वो कर रहे हैं। तो जी। इसके लिए क्या है कि हम जागरूक होंगे, हम एक दूसरे के अनुभव। आपकी आवाज चली गई है। हाँ, वो थोड़ा एक कॉल से थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा था, एक अच्छा अच्छा कॉल अच्छा। आ रही। जी। अभी मेरी आवाज आ हाँ रही हाँ, है? आ रही आ रही। जी। तो सबसे पहले तो सर, मैं बहुत ज्यादा समय इसमें ना लेके आपसे पहले आप अपना परिचय, छोटा सा एक परिचय हमारे सभी व्यूअर्स जितने देख रहे हैं या जो भी बाद में वीडियो इसको देखेंगे। जी। सभी साथियों को जो भी इस मीटिंग में, इस बातचीत में जुड़े हुए हैं, सभी को इनकलाब जिंदाबाद, नमस्कार, जोहार। साथियों, मेरा नाम जो है रजनीश गंभीर है, और
मैं उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर खीरी में, जो कि दुधवा टाइगर रिजर्व है, वहां पर दुधवा नेशनल पार्क पहले था, फिर टाइगर रिजर्व हुआ, नेपाल बॉर्डर पर है। वहां पर मैं 2005 से वहां पर जो है पूर्णकालिक रूप से काम कर रहा हूं। वहां पर थारू आदिवासी समुदायों के दुधवा नेशनल पार्क के अंदर ही 46 गांव हैं। वो सब गांव जो है वो हम लोगों से जुड़े हुए हैं। संगठन वहां पर उसके बाद निर्माण किया हमने। थारू आदिवासी महिला मजदूर किसान मंच के नाम से वहां पर संगठन है। और राष्ट्रीय स्तर पर मैं अखिल भारतीय वंजन श्रमजीवी यूनियन से जुड़ा हुआ हूं। और जी वनाधिकार के मुद्दे पर ही हम लगातार जो है वहां पर काम कर रहे हैं। और एक करीब 20 साल का अनुभव जो भी रहा जी है, उस अनुभव में लोगों के बीच में रह के जो हमें छोटी सी जानकारी जो भी हम ले पाए हैं, वो हम आपस जी में जरूर बांटेंगे। अगर कोई चीज मान लिया, क्योंकि जीवन जो है वो सीखने की सतत सीखने की जो है वो प्रक्रिया है। जी तो जी हो सकता है कि मुझे भी बहुत सारी चीजें जो है आपसे सीखने को मिले, नई चीजें मेरे सामने आए, मैं जी उनको भी सीखना चाहूंगा, जानना चाहूंगा। और जी हो सकता है कि मेरे पास जो है कुछ सवालों के जवाब ना भी हों, ये भी जी संभव है। लेकिन अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं जरूर उस पर फिर अध्ययन करके आपको जरूर मैं उस बात का जो है जो भी उसका निराकरण है उसके बारे में जी जरूर बात करूंगा। तो जी ये केवल आज की मीटिंग के लिए नहीं जुड़ रहा हूं मैं। जी जी आपसे भट्ट जी से मेरी अभी बात हुई, तरुण जोशी जी से हमारा जी जी दसियों साल पुराना एक रिश्ता है और लंबे टाइम जी से हम लोग जुड़े हुए हैं, साथ जी हम लोग काम भी करते हैं यूनियन में। क्योंकि तरुण जोशी जी भी एक महत्वपूर्ण जो है वो उसमें डेजिग्नेशन पर हैं। जी तो इसलिए हम लोग मानते हैं कि हम लोग एक ही हैं। वो मैं भले ही लखीमपुर में काम कर रहा हूँ, लेकिन अगर कहीं भी जंगल है, कहीं भी वनाधिकार की बात है, जी जी तो वहां पर हम लोग हैं। तो ये बिल्कुल अपना मित्र समझिए, अपना भाई समझिए, और जी वही समझ बिल्कुल। के जो है आप मैं आपसे बात करूंगा। जी आपका आपने बहुत बड़ी बड़ी बात हमारे लिए कही है सर। आप और मैं तो इसीलिए भी आपका शुक्रगुजार हूँ। बहुत छोटे शॉर्ट नोटिस पे आपने बिल्कुल इसको शहर से हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। और तरुण जोशी जी जो इस पूरे देश भर में एक तरह से संयोजक की भूमिका जो निभाते हैं, आज हम जिस भी स्टेज पे पहुंचे हैं, आपको मैंने हमारे यहाँ से जो डीएलसी की रिपोर्ट आपको भेजी है, जो जी हम हमारे जो दावे स्वीकृत हुए हैं उसकी संस्तुति जो शासन को जिला स्तर से हुई है, तो वहां तक भी पहुंचने में अगर हमारे को हम ये सारा क्रेडिट अगर हम एक लाइन में अगर किसी व्यक्ति को अगर देते हैं तो वो आदरणीय हमारे तरुण जोशी जी हैं। अच्छा, दूसरा एक चीज और है, हम जब किसी इस तरह की उसमें जब जुड़ते हैं किसी के साथ, या तो थोड़ी शंकाएं, मैं थोड़ा समय 1 मिनट का एक बताना चाहूंगा जोशी जी के बारे में। तो हम थोड़ा संकोच कर रहे थे, पहले हिचक रहे थे कि सर आपकी फीस क्या होगी, या फिर होता है शुरुआत में हमें एक वो था कि कैसे हम बात करेंगे, एडवोकेट हैं तो जाहिर सी बात है एक आता है दिमाग में कि नहीं कैसे नहीं, हम मैं फंड का अरेंजमेंट एडवोकेट करें। बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने नहीं, इनका कानून को तरुण लोगों के जोशी जी बीच के में बारे रह में, के सीखा है, लोगों से तरुण सीखा है। जोशी जी के बारे में। अच्छा, जोशी जी, जी के बारे में। जोशी जी के हाँ बारे हाँ में। हाँ तो हाँ। उसमें ये था कि हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने हमसे एक ही लाइन ये बोली थी कि भाई देखो, मैं आपकी मदद करूंगा। जी अब जिस दिन आपका काम हो जाएगा, आप इस लायक हो जाएंगे, आप सीख जाएंगे, तो आप एक काम कर देना, इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए और जरूरतमंदों की आप भी मदद करना। तो ये जो एक लाइन थी उससे हमारा हौसला बढ़ा, हमें भी सीखने की थोड़ा सा एक जिज्ञासा हुई, और धीरे जी धीरे हम भी कर रहे हैं, और फिर आप जैसे लोग जुड़ते जा रहे हैं, ये कड़ी हमारी बड़ी होती जा रही है। और उसमें तो ये तो एक औपचारिक, चलिए हमारा एक परिचय भी हो गया, बातचीत हो गई, तरुण जोशी जी के बारे में बातचीत हो गई। जी अभी एक हमारी जो आपसे फोन पे बात हुई थी, उसी में आपने जिक्र किया था जो दुधवा नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल जी। पार्क में आपने वहां पर 42 गांव बताए थे। 46 गांव।
46 गांव गाँव। पलिया कलां जो तहसील है उसके अंदर हैं। गांव तो बहुत सारे हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व का एरिया बहुत बड़ा एरिया है, करीब 1200 जो है 60 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट बहराइच जी भी आता है और डिस्ट्रिक्ट जो है वो शाहजहांपुर भी आता है, लखीमपुर भी आता है। तो अभी जी जो हमारा जो कोर एरिया है वो जो जहां पर सबसे ज्यादा एक डेंसिटी के साथ जो गांव जो बसे हुए हैं, 46 गांव एक दूसरे के साथ लगे हुए गांव हैं वो। और थारू अच्छा थारू आदिवासी समुदाय के सारे गांव हैं। तो वहाँ जो है संगठन, तो उसके अलावा भी आसपास भी हम लोग काम करते हैं। जो जी जी नेशनल पार्क के अंदर नहीं है या जो साथ में बॉर्डर पर लगे हुए गांव हैं उनके साथ भी काम है हमारा। अन्य जी परंपरागत वन निवासी जो समुदाय जिसको हम बोल सकते हैं। 40 FD जो तो है। जी, तो जी 46 गांव हैं और वहां पर हम लोग जो है लगातार काम कर रहे हैं। अच्छा, तो उसमें जो अभी रिसेंटली जो राजस्व गांव में कुछ गांव परिवर्तित हुए होंगे आपके। जी, दरअसल मैं उसको मैं संक्षेप में आपको मैं बताना चाहूंगा कि वहां पर किस तरह के गांव थे वो। तो दुधवा नेशनल पार्क एरिया के अंदर जो है मुख्यतः पलिया कलां जिस जगह पर हम हैं जी वहां पर दो गांव इस तरह के थे, सुरमा और गोलबोजी। अब सुरमा इनके और गोलबोजी। सुरमा और गोलबोजी, तो अच्छा इनको जानने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। जी 1977 में जब दुधवा नेशनल पार्क यहाँ के जंगल को डिक्लेयर किया गया, जी जी उस टाइम ये जितने भी गांव थे सारे के हम्म, सारे गांव 46 के 46 गांव ये इसका जो प्रबंधन था वो वन विभाग के हाथ में था, पूरे अच्छा 46 गांवों का। सभी का। हाँ, एक तरह से 46 के 46 उस वक्त जो है वन ग्राम थे ये। अच्छा तो जब दुधवा नेशनल पार्क डिक्लेयर करना था तो उसमें उस टाइम जो है 1977 में जो है तब भी गांव में जैसे हेड होते हैं तो उनकी अनुमति लेना और वो सारा उनको करना पड़ता था कि लोकल लोकल समुदायों को विश्वास हाँ में लेके। तो जी वो उस प्रक्रिया में जो है यहाँ के 44 गांव को जो है रेवेन्यू में स्टेटस तभी मिल गया था 1977 में। 77 में। 77 जी के बाद जो है जी 77 में डिक्लेयर हुआ, उसके बाद उनको स्टेटस मिल गया था। जी लेकिन सुरमा और गोलबोजी क्योंकि इनको उन्होंने अपने जो सीमांकन किया जंगल का कोर जोन बफर जोन उस तरह से जो बनाते हैं, जी जी तो सुरमा को इन्होंने कोर जोन में माना और गोलबोजी को बफर जोन में माना और इन दो गांवों को वहां से विस्थापन का आदेश दे दिया। जी तो ये 1977 में जब नेशनल पार्क बना उसके तुरंत बाद जो है वो ये आदेश हो गया था 1978 से पहले ही। जी तो जी ये आदेश होने के बाद जो है उनको ये बोला गया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आदेश था वो, हाँ, और ये बोला गया कि इनको जो है यहां से हटा के जो है 6 खंडों में इनको बसा दिया जाए। अच्छा और वो 6 खंड दूसरी ऐसे जगह पर। ऐसे थे जो जिन जगहों पर बसाने की बात की वो ऐसे थे जी जहां पर पहले से ही थारू आदिवासी बसे हुए थे और उन जमीनों पर जो है जोतकोड़ कर रहे थे। जी तो यहाँ के आदिवासियों ने जो है हटने से मना कर दिया कि नंबर एक हाँ तो हम वहां पर कैसे चले जाएं जबकि हमारे भाई वहां पर कर रहे हैं, और दूसरा दूसरा जो सवाल था वो ये था कि यहाँ पर सुरमा गांव की जो जमीन थी वो 1250 एकड़ के आसपास थी। 1250 एकड़। जी, तो उसके हाँ बदले में उनको 500 कुछ एकड़ देने की बात की 6 खंडों में डिवाइड करके। तो उन्होंने कहा कि हम 700 800 एकड़
जमीन 700 एकड़ के आसपास जमीन हम कैसे अपनी छोड़ देंगे? अगर आप अच्छा। विस्थापित भी अगर इस हाँ। जगह से करके दूसरी जगह भेजना चाहते हो तो पूरी व्यवस्था हमें चाहिए। हम्म। तो उस प्रक्रिया में 1980 में सुरमा के लोग जो है वो हाई कोर्ट में चले गए। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा, मुकदमा नहीं, उन्होंने एक रिट जो है वो डाली दायर इस की जी। आदेश के खिलाफ कि भाई ये जी। अनुचित आदेश है। और वो मुकदमा बीच में बहुत सारा इतिहास है उसमें संघर्ष का। मैं सीधे सीधे पॉइंट पर आऊंगा ज्यादा समय ना लेते हुए। जी। 2003 में उस मुकदमे का फैसला आया हम्म। और हाईकोर्ट ने भी हूबहू वही फैसला दिया जो वन विभाग का आदेश था कि इनको अच्छा। हटाकर जो है यहां से सुरमा को हटाकर, सुरमा को लेके 80 में गए थे। गोलबोजी की लड़ाई वो अलग तरह से लड़ रहे थे। अच्छा, जो कोर जोन में था उसी को लेकर के ज्यादा। उसी को लेकर ज्यादा था, मुख्य जो है वो कोर जोन को लेकर उस पर कोर हमला जोन था। जी। तो उसमें 2003 में जब फैसला आया तो उसके बाद लोगों पर जो है वो हमला भी होना शुरू हो गया। और अच्छा। आपको याद होगा कि यही वो टाइम था जब गोदा वर्मन मामले का जो है वो आदेश आया था और एक आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था जिसकी व्याख्या वन विभाग ने अपने तरीके से कर ली थी उस टाइम। वो अच्छा। वो मिस इंटरप्रिटेट करके वन विभाग ने अपनी तरफ से आदेश जारी कर दिया था कि जो अवैध रूप से जंगल में जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको वहां से जबरन हटा दिया जाए। तो वो हमले भी हुए, लेकिन लोग वहां पर लड़े और वो टिके रहे। और इधर वनाधिकार कानून की प्रक्रिया जो है 2004-5 के बाद शुरू हो चुकी थी। तो 6 में बनाने के लिए। कानून आ गया। तो कानून आने के बाद तक जो है वो लोगों को काफी संघर्ष करना पड़ा। कानून आने के बाद ये पूरी लड़ाई वनाधिकार कानून के तहत जो है वो ले ली गई। तो उसमें जो है स्थानीय स्तर पर आंदोलन मजबूत हुए। जी। सुरमा की लड़ाई में 4600 गांव एकजुट हुए, क्योंकि उनको कहीं ना अच्छा। कहीं ये लग रहा था कि अगर एक गांव हटेगा तो पूरे 46 गांव को ये हटाने का रास्ता खुल जाएगा। तो जो पहले से 44 गांव उसमें रेवेन्यू हो चुके थे उन्हें भी डर था। बिल्कुल डर था, बिल्कुल डर था। थे तो जंगल के अंदर ही ना, जंगल के आसपास ही जी। बसे हुए थे। तो वो उनके अंदर भी डर था, गोलबोजी वाला मामला था। तो वो सारे गांव आंदोलन में एकजुट हो गए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज थी सारे के सारे थारू आदिवासी गांव थे। तो वो सुरमा और उसके लिए उनके लिए अलग नहीं था, वो उनका ही गांव था, एक तरीके से उनका एक हिस्सा था। अगर वो उनको एक थारू गांव को हटाएंगे तो वो 46 थारू गांवों पर हमला है। तो स्टेट लेवल पर आंदोलन गया, नेशनल लेवल पर भी जो है इस पर काफी कुछ हुआ और स्टेट पर जो है दबाव भी बना। जब आंदोलन वहां पर मजबूत होने लगे तो पॉलिटिकल प्रेशर जो है, इतने बहुजन समाज पार्टी की सरकार जो है वो आ गई थी 2007 में। तो उसके बाद प्रेशर जो है वो यूपी गवर्नमेंट पर भी बनाया गया। कुछ उसमें रास्ते थे, हमारे यूनियन के ही साथी संजय गर्ग जी उस टाइम मंत्री हो गए थे उसमें सरकार में, तो वो उनके माध्यम से राज्य सरकार तक मामला गया। और निगरानी समिति में जो है वो थारू जो है हमारे समुदाय के साथी को उसमें सदस्य लेना हुआ। तो वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय में जो है वो तमाम तरह की बहसें, मुबाहिसें और पूरे डॉक्यूमेंट्स और वो दिए गए। जमीन पर आंदोलन था। अच्छा। मतलब ये सिर्फ पॉलिटिकल डायलॉग से नहीं हुआ। मैं एक चीज इधर भी मैं ये चीज बताना चाहूंगा सभी साथियों को कि सिर्फ पॉलिटिकल डायलॉग से भी और सिर्फ कानून की भाषा से भी कोई लड़ाई नहीं हम जीत सकते। अच्छा। अगर जमीन पर आंदोलन नहीं है तो अधिकारियों पर भी हम प्रेशर एक सीमा तक बना सकते हैं, एक सीमा तक उनसे अनुनय विनय कर सकते हैं। एक सवाल भी हमारे मित्र के 2-3 योगेंद्र रावत जी के बार बार मैं देख रहा था सवाल आ रहे हैं जी। इनका पहला तो ये था कि कानून के क्रियान्वयन में सरकार की भूमिका क्या होती है। फिर बाद में खैर इन्होंने अपने दूसरे कमेंट में इसका जवाब भी खुद ही दिया था कि ये कानून लाना और क्रियान्वयन करना सरकार का ही है।
दूसरा ये लिख रहे हैं कि आंदोलन तब करना पड़ता है जब सरकार नहीं मानती है, नहीं सुन रही होती है। जी। तो इसमें चलिए, आप इसी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, तो शायद योगेंद्र राव जी के भी हाँ, कुछ मैं प्रश्न इसमें उसी सॉर्ट आउट हो रिगार्डिंग ही जाएंगे। बात कर रहा हूं। मैं मुझे लगता है कि उन्हीं सवालों के ही इर्द गिर्द बात हो रही जी जी है जी, ना? तो उन्हें भी अब जी तो जी जमीन पर आंदोलन जो है वो अगर नहीं है तो जी हमारे सरकार, देखिए सरकार जो है ना, कानून बन जाएंगे और आदेश भी हो जाएंगे, तमाम जी सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी, जो इच्छा शक्ति जिसको हम बोलते हैं, जी, बिल्कुल और सही, उनको ये जी समझ में नहीं आएगा वो पॉलिटिकल विल कैसे बनती है, कि आपको अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी कि जी, हम आपके कुर्सी के लिए खतरा बन सकते हैं, अच्छा जी है ना? जी तो वो उसी से उनकी पॉलिटिकल विल भी पैदा होती है। जी जब थारू समुदाय सड़कों पर हजारों की संख्या में उतरने लगा और देश के लोग और पूरे स्टेट के अलग अलग आदिवासी इलाकों से जो है वो 100 200 लोग उसमें रैलियों में शामिल होने लगे, 5 5 हजार 6 6 हजार लोगों की रैलियां जी निकलने लगी, तो सरकार को हिलना पड़ता है, जी उनको देखना पड़ता है। तो उसके बहुत सारे असर होते हैं सरकार के ऊपर भी, उनके आदेश भी तभी जारी होते हैं और वो मीटिंग में हमें बिठा के तभी बात भी करते हैं। जी वो कभी भी, सरकार कभी भी कमजोर पक्ष से बात नहीं करेगी, इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। और कमजोर और मजबूत उनके लिए वो होता है जो उनके पॉलिटिकली उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। जी वो पॉलिटिकली हमें जो इम्पोर्टेंस है वो उनको दिखानी पड़ती है। जी वो अगर हम नहीं दिखाएंगे तो कानून लाख हम मतलब या इसकी व्याख्या कर लें, लाख इसको रट लें, लाख अधिकारियों को अपने साथ ले लें, अधिकारी भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। हमने ये चीज देखी है और अभी भी हम वहां पर संघर्ष चल रहा है, दूसरे दूसरे फेज का संघर्ष चल रहा है, वो भी मैं बताऊंगा अभी। तो अच्छा वो अल्टीमेटली उनको जो है 2011 में वो डीएम जो बात नहीं सुनता था, जब ऊपर सरकार से डंडा पड़ा तो जी उस जिलाधिकारी का फोन हमारे पास आता है, मेरे पास आया, मैं उस दिन लखनऊ में था, कि रजनीश जी आप कहां पर हैं? समीर जी वर्मा उस डीएम का नाम है। अच्छा तो वो उस टाइम डीएम थे लखीमपुर के। मैंने कहा मैं तो जी जी लखनऊ में हूँ, यहाँ पर मैं मीटिंग में आया हुआ हूँ, लखनऊ में हूँ। तो कहने लगे नहीं आपसे मिलना है, बातचीत करनी है। वो एक दिन पहले राज्य निगरानी समिति में बात हुई थी, तो वो वहां से कुछ निर्देशित हुआ, तो उनको पकड़ना जी पड़ा हमें। तो वो कि मैं लोगों के बीच में जाना चाहता हूं और बिल्कुल अधिकारी पना छोड़ के बात करना चाहता हूं, ये अच्छा शब्द थे उस व्यक्ति के। अच्छा और ये के शब्द उसके मुंह से नहीं निकल रहे थे, ये सरकार निकलवा रही थी उसके मुंह से, अच्छा है ना? हम्म, और सरकार क्यों निकलवा रही थी? क्योंकि उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर था। हम्म, तो आंदोलन की इस कानून को लागू करवाने में मैं कहता हूं कि वो बहुत बड़ी भूमिका इसमें है। रही अगर है हमें कानून को लागू करवाना है, वो सिर्फ हम्म, किताबी चीजों से हमारा ये कानून लागू नहीं होगा। ये बिल्कुल हमने इस अनुभव में ये बहुत अच्छे से सीखा है। वो अच्छा लोगों को सड़क पे भी उतरना पड़ेगा, बहस में हम्म, भी जाना पड़ेगा, और मतलब हम्म, जानकारियों में दुरुस्त होना पड़ेगा, कानून की हम्म, एक एक धारा के बारे में अपने आप को अवेयर रखना पड़ेगा, कम से अवेयर कम रखना मोटे पड़ेगा तौर पर। जी रट जी तो नहीं जी सकते क्योंकि बड़ा क्लिष्ट है, ये इसकी भाषा बड़ी क्लिष्ट है, हाँ हाँ बहुत क्लिष्ट है। और वो अधिकारी भी उसका जो है वो गलत व्याख्या करने लगते हैं, ये हमने देखा। हाँ, तो अधिकारियों को जी मीटिंग जी कर करके उनको बताना पड़ता है कि इसका मतलब ये नहीं है, ये है। हम्म, वो इसलिए हम समझ पाते हैं क्योंकि लोगों के बीच में रहते हैं हम जी कानून की भाषा और लोगों की भाषा को जब एक जगह पर लाकर देखते हैं तब हमारी समझ में कानून आता है। जी तो वो आंदोलन का, इसमें मैं जो भी आंदोलन के लिए साथी का सवाल था, तो आंदोलन का बहुत बड़ा महत्व है। और आंदोलन ही एकमात्र ताकत ऐसी है जो इस कानून को वास्तव में धरातल पर उतार के ला सकता है। ये अच्छा, इसमें हमें आपने जो कोई जिक्र शक किया व शुबा नहीं है। जी तो जी
इस अच्छा, फिर बाकी इसमें कानूनी, सुरमा गांव के बारे में आप बता रहे थे। हाँ, जी तो सुरमा जी, उसमें गांव का थोड़ा सा जो, आते हैं अभी कि जी, फिर उसका स्टेटस कैसे हाँ, चेंज कैसे हुआ। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। तो उसमें 2011 में जो है वो ऑर्डर हो गए जी। थे। डीएम, हम्म। क्योंकि वहां पर लैंड का कोई भी टाइटल किसी भी गांव के किसी भी व्यक्ति के पास नहीं था। जो जी। जमीनें खेती कर रहे थे लेकिन टाइटल नहीं था। उस प्रोसेस में राज्य सरकार ने भूमिका निभाई। राज्य सरकार ने सुरमा गांव की फाइल लीगल एंड जस्टिस डिपार्टमेंट में भेजी कि ये हाई कोर्ट हम्म। से हारा हुआ गांव है, अच्छा। कि हाई कोर्ट से इस गांव को विस्थापन का आदेश है। तो राज्य हम्म। सरकार भी हाई कोर्ट से सुपरसीड करके अपने आप कुछ नहीं कर सकती, वो एक डिपार्टमेंट को देगी। उसके लिए हम्म। डिपार्टमेंट है लीगल एंड जस्टिस, हम्म। कानून एवं न्याय विभाग। कानून कानून एवं न्याय। एवं न्याय विभाग में सुरमा का पूरा हिस्ट्री और फाइल गई। कानून एवं हम्म। न्याय विभाग ने अध्ययन किया। हम्म। अध्ययन करके कानून एवं न्याय विभाग ने, जो कि कानून की मंशा है, ये जी। कानून, इस बात को हमें अच्छी तरह से समझ लेना है सभी साथियों को कि ये जी। एक केंद्रीय विशिष्ट कानून है, नंबर हम्म। एक। और बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस कानून के अंदर कई धाराओं में लिखा गया है। और हम्म। एक और दस्तावेज केंद्रीय जनजातीय विभाग ने निकाला है कि अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के जवाब जो है उन्होंने, वो एक जी। जी। दस्तावेज जी। निकाला है जिसको उत्तर प्रदेश में हिंदी में करवा के भी जो है जनजातीय विभाग ने बंटवाया भी है, जी। हमारे जी। पास जी। भी है। मैं लेके अभी बैठा हूं, मैं अभी दिखा भी सकता हूँ उस जी, किताब वो को, हमने एफएक्यू है, वो है है ना। हमारे, हमने भी उसका थोड़ा। हाँ, हाँ। तो उसमें भी जो है कई जगह पर रिपीट किया गया है कि किसी भी अदालत के आदेश से, चाहे वो गोदावर्मन का फैसला हो, चाहे कोई और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का किसी भी कोर्ट का फैसला हो, या इससे पुराना कोई भी कानून हो, हम्म। उन सबको ये कानून सुपरसीड करता है। ये कानून उनसे सर्वोपरि है। अगर इस अच्छा। कानून के अंदर कोई बात आ गई है और पुराना कोई हम्म। कानून उसको करने में रोक लगा रहा है, तो पुराने हम्म। कानून की बात को नहीं माना जाएगा। इस कानून में जो लिखा हुआ है उसको माना जाएगा। अच्छा, ये तो एक नियम भी है शायद कि अगर कोई कानून बाद में आता है तो वो पहले वाले कानून को सुपरसीड करता है। सुपरसीड करता है, लेकिन ये स्पेशल एक्ट है। ये फिर भी, अभी फिर भी हमारे लखीमपुर में भी अभी गोदावर्मन की जो रोना रोते हैं, सुरमा को लेके गोदावर्मन का रोना रोते, और लगातार बहसों में हमने कर करके जो है वो उनको एसडीएलसी को 6 साल एसडीएलसी को लगे। अब ये सामुदायिक दावों की हम्म। लड़ाई चल रही है वहां पर। सामुदायिक अच्छा। ये वन संसाधन का जो संशोधन 2012 के तहत जो तीसरा दावा आया था, फॉर्म सी, हम्म। 2013 से हमने 20 गांव का दावा किया हुआ है। तो वो अच्छा। उसको लेके अभी एसएलएमसी से पूरा वो चल रहा है। वो मैं अभी बताऊंगा कि किस तरह से हमें हमें भी हाईकोर्ट के वकीलों ने भी कुछ सलाह दी। अभी हमारी मीटिंग हम्म। हुई थी पिछले महीने 28 हम्म। दिसंबर को, पलिया जी। में जो हमारा 27-28 का प्रोग्राम था। 28 दिसंबर को हाईकोर्ट के कुछ हमारे हम्म। एडवोकेट साथी लोग भी आए थे, और हमारे जो हम्म। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हैं वकील वो भी लोग थे। तो उनके साथ हम प्लानिंग कर रहे थे कि इसको लेके हम कैसे जो है इसमें पीआईएल में कैसे जाएं। नंबर एक तो हम्म। ये था मामला, एक फॉल्स केसेस का वहां पर बड़ा मामला है। झूठे हम्म। मुकदमे, हजारों लोगों पर झूठे मुकदमे हैं वहां पर। हम्म। तो उसको लेके भी तो आंदोलन होगा, जहां हम्म। तो मुकदमे तो लगेंगे। हम्म। तो ये तो आंदोलन और मुकदमों का बड़ा गहरा रिश्ता है, उससे तो बचा नहीं जा सकता। हाँ, हमारे कुछ साथी भी यहाँ पर मैं कमेंट देख रहा हूँ, वो जी, उस पर बात कर रहे हैं कि क्योंकि अभी तक हम लोग भी वनाधिकार कानून के हिसाब से ही चल रहे हैं और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही चल रहे हैं। असल में सर अपना अपना एक्सपीरियंस है, हमारे यहाँ भी आंदोलन पहले बहुत हुए हैं, लेकिन क्या था कि केवल आंदोलन कर दिया और कानून की समझ नहीं है। जैसा आपने बताया था कि कानून भी समझना पड़ेगा, कानून उसके भी साथ समझना भी पड़ेगा, चलें, दोनों वो चीजें। ज्यादा अभी वो बढ़िया है। कमेंट में अभी एक तरफा मैं तो पढ़ कोई रहा भी हूँ चीज काम नहीं कि करेगी। तरुण जी के बारे में उन्होंने लिखा है, बिल्कुल वो उन्होंने भी आंदोलन और किताबी ज्ञान दोनों को बराबर, जब तक हम नहीं लेके चलेंगे
किताबी हाँ ज्ञान से भी हमें एक कदम और आगे जाना पड़ेगा। एक तो किताब में कानून जो लिखा हुआ है उसकी असल मंशा को समझना, कि जी वो समुदाय के किस अधिकार को, मतलब कहाँ पर जो है ये उसको ये रोक सकते हैं, कहाँ पर कौन सी चीज को ये हमें लेना है, मतलब वो लिमिटेड भी हम्म करने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर उनसे हम्म कैसे लड़ाई लड़नी है। तो वो हम्म ये दोनों चीजों को हमें साथ लेके चलना पड़ेगा। तो वो हम्म उसके लिए अभी मैं भी अभी लगा हुआ हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ मैं उसकी हम्म जानकारी अभी दूंगा जरूर। जी तो जी इस पूरा कि समुदाय के लोगों तक कानून कैसे पहुंचे, उसको लेके, जी मतलब वो पूरा कोई खाली लखीमपुर के लिए नहीं, वो पूरा मैं हम्म जो देश का पूरा वनाश्रित समुदाय है उसको ध्यान में हम्म। रख के मैं वो काम कर रहा हूं मैं। अच्छा सर, एक सवाल मैं आपसे, तब तक आपकी बात को रोक करके एक सवाल हमारे पास है, या ये वो हमारा पूरे बिंदु खत्ता की तरफ से एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हमने जैसे जब से हम इस पर चल रहे हैं, जब से हम इस अधिनियम को पढ़ा और अन्य राज्यों के हमने जब जो जो जहां जहां पर इस तरह से गांव राजस्व में तब्दील हुए हैं उनकी उनका अध्ययन किया, तो हमने देखा कि छत्तीसगढ़ और झारखंड, मध्य प्रदेश वगैरह कुछ स्टेट्स में जो ये कानून का प्रावधान है कि जिला स्तरीय समिति में जो जिलाधिकारी उसका अध्यक्ष होता है, उसका निर्णय अंतिम और अबद्धकार होता है। वो एक लाइन है, और वही उसको राजस्व ग्राम, जैसे उन्होंने अगर संस्तुति कर दी है, उनके दावों की संस्तुति कर दी है, तो वो राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने की अधिसूचना भी वही जारी कर देते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये है कि ये शासन को, जिलाधिकारी शासन को रिपोर्ट भेजेंगे, और सेम यही प्रक्रिया हमारे यहाँ भी उत्तराखंड में भी रखी गई है। इसके बारे में आपका क्या देखिए अनुभव है, या इसमें, किस तरह का हाँ, है, और स्टेट्स की क्या स्थिति इसमें है? देखिए इसमें कई तरह के अधिकारों की बात है। अगर हम जी व्यक्तिगत अधिकार में आते हैं, जिसमें हम्म खेती की जमीन और निवास की जमीन का अधिकार की बात है, तो जी उसमें अंतिम जो जो निर्णय है जी वो जिलाधिकारी ने अगर उसको ओके कर दिया है, और एक अधिकार पत्र जो है कानून की किताब के अंदर भी जो है वो दोनों, एक फॉर्म होता है और एक खाली जो छोड़ना होता है, वो अधिकार पत्र का परफॉर्मा है। तो जी अधिकार पत्र अगर जिलाधिकारी ने दे दिया है, तो उसके बाद जी हमें ऊपर राज्य सरकार तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो अधिकार पत्र ही हमारी जमीन का असली कागज है। हम्म दूसरी चीज, विकास के जो अधिकार हैं, विकास के हम्म अधिकारों के लिए भी अगर जिलाधिकारी का आदेश हो गया है, तो वो हम्म हमारे लिए अंतिम जो है वो उसका नाम क्या, हमारे लिए अंतिम वो दस्तावेज है, और जिसके आधार पर हम जो है उस अधिकार को पाने के अधिकारी हो जाते हैं। लेकिन ये जी राजस्व ग्राम में परिवर्तित करना, जी ये पूरा एक, इसमें दूसरा विभाग जुड़ जाता है। अच्छा पूरे दस्तावेजों का, पूरा गांव का दस्तावेजीकरण जो है वो पूरा चेंज होना है, टाइटल चेंज, गांव का टाइटल चेंज टाइटल होना चेंज। है ना। जी तो गांव का जी टाइटल चेंज होना है, तो उसके लिए आपको स्टेट लेवल पर एक नोटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी ही, अच्छा है ना। तो वो पड़ेगी ही। हम्म लेकिन जिलाधिकारी ने जो संस्तुति की है जी उसको राज्य सरकार इनकार नहीं कर सकती। अच्छा राज्य सरकार को अगर जिलाधिकारी ने, और सबसे पहले उपखंड स्तरीय समिति ने, जैसा कि हम्म, मैंने अभी, आपने जो मेरे पास भेजा है, मैंने एक नजर मैंने उसमें है, उपखंड जी स्तरीय जी समिति का मंतव्य भी उसमें है, और जिला जी 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 स्तरीय समिति का भी मंतव्य उसमें है। तो मतलब सभी लोग जी उसको कह रहे हैं, जिला स्तरीय समिति जी भी कह रही है कि ये कानूनन जो है इसको राजस्व का दर्जा दिया जाना चाहिए। जिला स्तरीय जी समिति भी कह रही है कि इसको राजस्व का हम्म दर्जा दिया जाना चाहिए। तो राज्य सरकार के हम्म पास कोई कानूनन अधिकार नहीं बचता है कि इस पर रोक लगाए। हम्म हम्म काम उनको करना है लेकिन रोक नहीं लगा हम्म सकते। हम्म, काम उनके माध्यम से होना है। जिलाधिकारी ने संस्तुति कर दी, ये समझ लो उसने जी अधिकार जी दे दिया है। अच्छा ये एक तरह से राजस्व के लिए उसने बोल दिया है कि इसको राजस्व में करना है।
तो ये राज्य सरकार इसमें नहीं कर सकती। अब राज्य सरकार अगर नहीं करती है तो हम कहां जाएं? जी, सवाल ये भी आता है ना, ये बड़ा सवाल है ना? यही सबसे बड़ा ये सवाल बड़ा है। सवाल है, क्योंकि हमारी हमारी भी मैं थोड़ा सा, हमारी भी जो सुई अटकी है 7 महीने से, वो यहीं अटकी हुई है कि अब हम क्या करें, क्योंकि 7 महीने हो गए हैं, उससे ज्यादा समय हो गया हाँ, है। जिला तो स्तरीय समिति से हमारी शासन को चली गई है, अब शासन कुछ नहीं कर रहा, तो अब कहां शासन जाए? कुछ नहीं करिए तो क्या करें हम? बिल्कुल, जी, मैं आपको इसी सवाल का जवाब अभी 28 तारीख को, जो 28 दिसंबर को हमारी जो हमारे जो उच्च न्यायालय के अधिवक्ता साथी लोग आए हुए थे, तो जी, वो उनके साथ जो बातचीत हुई, करीब 3-4 घंटे लगातार इस पर, इसी विषय पर बातचीत हुई। क्योंकि जी, हमारा एक तो फॉल्स केसेस का मामला है, हजारों लोगों के ऊपर फॉल्स केसेस है, जो झूठे मुकदमे हैं, और वो सारे के सारे 1927 और 1972 के कानून के तहत है। जी, जो है अब वो ऐसे हम साबित कर सकते हैं कि उनमें कई लोग ऐसे शामिल हैं जो जी, मुकदमे की तारीख को मृतक हो चुके थे, हाँ, है ना? जी, तो हमारे पास एक ठोस आधार है पीआईएल का, हम्म, लेकिन उसमें बातचीत में हमारे यही निकल के आया। उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि उसमें हमने तय किया कि देखिए, अगर राज्य निगरानी समिति, राज्य सरकार नहीं, कानून की एसएलएमसी, भाषा में हम देखेंगे राज्य निगरानी समिति को, जी, हम एसएलएमसी जो जिसको भी बोलते पत्र व्यवहार करेंगे, हैं। मुख्य सचिव को भी अगर हम बात करेंगे, तो उसको लिख के अगर कोई चीज देंगे तो उसको हम संबोधित सीधे मुख्य सचिव नहीं करेंगे, हम्म, हम उसको अध्यक्ष राज्य निगरानी समिति वनाधिकार करके संबोधित अच्छा, करेंगे। सवाल ये है कि हमने हमारा जो है तो एक 2021, एक आपका बड़ा इम्पोर्टेंट, ये मुझे ये लगा, आपकी ये बात थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम मुख्य सचिव को अगर कोई ज्ञापन या पत्र इसके संदर्भ में अगर कोई पत्र देते हैं, कोई ज्ञापन देते हैं, तो उनको अध्यक्ष राज्य निगरानी राज्य समिति निगरानी समिति से आप वनाधिकार, देंगे। राज्य वनाधिकार निगरानी समिति करेंगे। हाँ, जी, मुख्य सचिव ये, मुख्य सचिव को तो बहुत सारे काम है, अध्यक्ष जी, होने के नाते उसकी जिम्मेदारी है जवाब देना, जी, है ना? जी, जी, तो जी, जवाब तो लेना पड़ेगा ना। हाँ, तो वो हमें जो है, हमारे पास अगर राज्य सरकार नहीं मानती है, जी, तो हमारे पास जी, इस कानून के अंदर जो है अंतिम रास्ता कोर्ट का भी बचा हुआ है। हम्म, आप बिल्कुल ये मत मानिए कि लड़ाई अंतिम पायदान पर है, लड़ाई इससे आगे भी है। जी, तो राज्य निगरानी समिति कोर्ट में जाएंगे तो हमें क्या चाहिए, इस पर हमारी जो बातचीत हुई, मैं जो निचोड़ निकला और जिस पर हम अभी जी, काम कर रहे हैं, मैं वो जी, जी, आपको बताना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी उसी तरह से उस चीज को अपनाएंगे तो अच्छा रहेगा। जी, तो उसमें ये तय हुआ, उन्होंने पूछा हमारे से, जो एडवोकेट साथी लोग थे, तो उन्होंने पूछा कि भाई आपने कितने रिमाइंडर दिए अभी तक? हम 3 रिमाइंडर दे चुके थे। राज्य निगरानी समिति के एक सदस्य हमारे थारू समुदाय से अभी हैं, एक उनके लेटर अच्छा, हेड पर उसमें हमने दिया मनोनीत 2023 में, होंगे। 2000 मनोनीत 2023 जी, में। वो जी, इस तरह के लोगों को उसमें डाला जिनको कानून की जानकारी नहीं है, और वो बेचारे कुछ अच्छा, कर नहीं पाते। हमने फिर पकड़ा उनको और उनसे करवाया हमने काम। हमने कहा भैया, अच्छा, लेटर हेड बनाया, मैंने खुद बनाया उनका, और अच्छा, चिट्ठी पूरी तैयार करके दी, हाँ, 6-7 पेज की चिट्ठी तैयार करके दी, और जो है चिट्ठी तैयार करके मैंने कहा ये तुम्हारे लेटर हेड पर एक जाएगी, जी, उनके लेटर हेड पर। एक हमने फिर 20 गांव का मामला है, तो जी, ग्राम स्तरीय जो है, हम समितियां तो हर गांव में है ही, हाँ, तो हमने एक जो है ग्राम स्तरीय वनाधिकार समितियों का महासंघ बनाया वहां पर, हम्म, उसका लेटर हेड तैयार किया, उसके ऊपर हमने भेजा जी, उनको एक रिमाइंडर। जी, एक रिमाइंडर डायरेक्ट हर गांव की तरफ से हमने सबसे पहला भेजा जी, उनको, कि अपील भेजी कि ये जिलाधिकारी ने इस पॉइंट पर ये दावे गलत हम्म, निरस्त किए हैं और कानूनी पॉइंट ये है। मैं आप जी, कहोगे तो मैं उन लेटर्स की मैं कॉपीज आपको भेज दूंगा, आपको जी, उसको मैं देख ले के लूंगा भी आपसे, जी, है। जी, तो वो हमने
अब वो हमने कहा कि हमने 3, अब हम तो सोच रहे थे कि हमने 3 बहुत सारे भेज दिए। हाँ। तो वो बोले कि 3 कुछ नहीं है। अच्छा। उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट के जजेस भी ये देखते हैं कि हम अपने इशू के लिए जागरूक कितने हैं, अच्छा। है ना, कि हमें तकलीफ है भी या नहीं है। हाँ, कितने लोग इसमें वो कर रहे हैं। कितने लोग कर रहे हैं। तो जी। हमने फिर पिछले समझ लो दिसंबर से हमने फिर ये प्रक्रिया अपनाई, 1 जनवरी से अभी दूसरा लेटर हमारा चला गया है। अब हमने जी। हर गांव की 20 के 20 गांव की ग्राम स्तरीय समितियों की तरफ से जी। पिछली चिट्ठियों का हवाला देते हुए एक चिट्ठी बनाई, और उनके पास 20 गांव की तरफ से, जैसे 3-3 गांव के हैमलेट का ग्राम पंचायत है, तो वो 9 चिट्ठियां बनी। तो 9 चिट्ठियां हमने अलग अलग जो है हैमलेट्स की तरफ से राज्य निगरानी समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव को भेजनी शुरू की। मैंने कहा कि हर महीने भेजो, और उनकी जो रसीद है वो एक डुप्लीकेट चिट्ठी बना के उसके ऊपर चिपका दो। जी। जो चिट्ठी हम भेज रहे हैं उसकी चिट्ठी तैयार हुई, और एक उसकी जो स्पीड पोस्ट की जो रसीद मिलेगी, जी। वो एक जो है उसकी डुप्लीकेट चिट्ठी पर चिपका के एक फाइल तैयार करो। जी। कहने लगे इस तरह से 4-5-6 महीने लगातार भेजो, आपके पास हो जाएंगी 40-50-60 चिट्ठियां। जी। और उसके बाद भी अगर ये जवाब नहीं देते हैं, इन चिट्ठियों के बाद भी, 2 चीजें हाँ। होंगी। इन चिट्ठियों के हाँ। बाद 2 चीजें होंगी। या तो राज्य सरकार जवाब देगी, हम्म। जवाब देगी तो 2 विकल्प होंगे। या तो वो कहेगी कि ये दावा पास करने योग्य है, हम अधिकार की पुष्टि करते हैं, या जिलाधिकारी को निर्देशित करते हैं कि अपना आदेश ठीक करे। या वो ये कहेगी कि जिलाधिकारी ने जो लिखा है ये सही हाँ। लिखा है और आपका दावा माननीय नहीं है। 2 में से एक चीज लिखेगी। हाँ। अगर वो लिखते हैं कि आपका दावा माननीय है तो हमारी लड़ाई खत्म हो जाती है। अच्छा। अगर वो लिखते हैं कि आपका दावा माननीय नहीं है, हाँ। तब हमारे पास पीआईएल का अधिकार आ जाता है। अच्छा। तीसरा ऑप्शन, अगर वो हमारी बात का जवाब ही नहीं देते, ना करते हैं ना हाँ करते हैं, हाँ। फिर हमारे पास एक रास्ता बचता है हाई कोर्ट में जाने का, कि हाई कोर्ट को हम ये अपील करें कि राज्य सरकार को निर्देशित करे कि हमारे दावों का जवाब दे, वो चाहे हाँ हो चाहे ना हो। अच्छा। अच्छा, ना भी होता है तो वो फिर बाद में ना भी लड़ेंगे। होता है तो हमारे पक्ष में आएगा, हमें हाई कोर्ट का रास्ता खुल जाएगा हमारे पास। अच्छा, समय सीमा क्या बताई आपने इसमें। समय सीमा इसमें जो है 60 दिन की होती है। आदेश जो आता अच्छा। है उसके 60 दिन के अंदर जो है आपको अपील कर देनी होती है। जैसे आपका ये जिलाधिकारी ने तो आपका पास कर दिया ना, समय सीमा की बात तब आती है जब जिलाधिकारी आपका रिजेक्ट करता, तब 60 दिन का टाइम था आपके पास अपील करने का। जैसे हम हमारे संदर्भ में जब हम बात करते हैं, आपके संदर्भ जिलाधिकारी में ने शासन को समय भेज सीमा दिया, नहीं लगेगी। उसके बाद कोई समय सीमा नहीं है। समय सीमा नहीं लगेगी, आप इंतजार कर रहे हो क्योंकि जिलाधिकारी ने आपका दावा पास कर दिया है। अच्छा। आपका दावा पास कर दिया है, और जिलाधिकारी अगर पास नहीं करता तब आपके पास अपील करने के लिए 60 दिन की समय सीमा थी। अच्छा। अब पास कर दिया है तो आप तो उम्मीद से हो ना कि पास हो गया है तो राजस्व में होना चाहिए। अब क्यों अपील करोगे हाँ। आप? हाँ। हाँ। नहीं, अपील तो तो वहां भी तो कुछ अपील तो उस चीज की पर करोगे वहां ना। भी तो कुछ समय सीमा होगी, वहां कितना वेट करेंगे। वहां नहीं, अब आप जा सकते हो। अब ये कितना टाइम हो गया आपको पहली चिट्ठी लिखते 7 हुए? महीने 7 7 महीने महीने 7 हो गए हैं ना। महीने से अधिक हो गए। तो उनको अभी लगातार हर महीने चिट्ठी भेजना शुरू कर दो। यही प्रक्रिया आप अपनाइए कि हर चिट्ठी में पिछली चिट्ठी का जिक्र और नीचे बढ़ा दो। अभी अभ्यावेदन जो कहते हमने हैं। 7 महीने पहले जो किया था उसका जिक्र करके कि हमने जो है 7 महीने पहले ये आपको पत्र लिखा था और इस बारे में हमने जानकारी मांगी थी कि राजस्व में दर्ज हुआ है या नहीं हुआ है, या होगा तो कब होगा।
आपने हाँ कोई जवाब नहीं दिया। हम फिर दोबारा आपको ये रिमाइंडर भेज रहे हैं। जी। उसके बाद अगले महीने, 1 महीने का इंतजार करो, 1 महीने बाद फिर अगली चिट्ठी जो है वो भेजो। हम्म। जितने दावा हैं आपके राजस्व ग्राम के, अलग अलग दावा होंगे। आप कितने हम्म। गांव बता रहे थे वो, उसमें हमारे 32 गांव कितने? यहाँ 32। 32 गांव। तो 32 गांव की तरफ से 32 चिट्ठियां जानी चाहिए हर महीने। अच्छा। और यही हमने प्रक्रिया अपनाई है, क्योंकि उसमें हम उनकी गर्दन पकड़ रहे हैं हाई कोर्ट में जाने के लिए। हम्म। तो वो उस प्रक्रिया को अपना के जो है ये तो करना ही पड़ेगा। और मेरा कहना यह है कि जमीन पर जो है अपने आंदोलन को कमजोर मत होने दो, इस मांग को सड़क पर लाते रहो। हाँ। राज्य सरकार के खिलाफ भी, अधिकारी के खिलाफ कोई मामला नहीं रह जाता। जो भी ज्ञापन दो वो हाँ। राज्य सरकार, मुख्य सचिव के नाम दो। अच्छा। 2 महीने, अध्यक्ष 4 महीने, अध्यक्ष 6 महीने राज्य में, वनाधिकार निगरानी साल समिति। में, साल में 2 बार कर दो। ज्यादा वो हम्म। रोज रोज नहीं कर सकते। हम्म। एक ज्ञापन चला जाए कि हाँ भाई इतने हजार लोग, 32 गांव के लोग हैं, हजारों लोग जुटेंगे उसमें। 80,000 आबादी है सर। 80,000 आबादी है, अगर 5,000 भी जुट गए उसमें से, 4,000 भी, 2,000 भी जुट गए तो हिल जाते हैं ये लोग। ये मुझे सबसे लगता बड़ी। है कि हमारे जितने व्यूअर्स, हमारे साथी जितने इसको देख रहे हैं, बिंदुकत्ता वाले, या जो बाद में इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि मैं बहुत सारे सवाल इसमें ले नहीं पा रहा हूं। चक्कर क्या है कि उससे हमारी बातचीत जो अभी सर के साथ जो बात हो रही है वो कहीं डिस्टरबेंस ना आए, क्योंकि सारे सवाल लगभग मुझे लगता है कि आपकी बातचीत में आ जा रहे हैं। तो आप गंभीरता से इस चर्चा को सुनिए और उनकी बातों को आप गौर से सुन करके, और काफी सारे जवाब मुझे लगता है कि आप लोगों को मिल भी रहे होंगे। अच्छा, एक चीज ये था कि हम जो शुरुआती आंदोलन होता है उस फेज से तो थोड़ा सा आगे निकल चुके हैं हम लोग अभी, ऐसा आपको लगता है? जैसे जब डीएलसी से जब हमारे दावे संस्तुति हो गई है, दावों पर शासन को जा चुके हैं, तो लगभग हम जो शुरुआती फेज होता है आंदोलन का उससे कुछ हद तक आगे निकले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने एक एक बड़ा पड़ाव पार किया हुआ है। जी। डीएलसी से लिखवाना आसान काम नहीं है। एसडीएलसी में ही तमाम जगहों पर लटके हुए हैं आप। एक एक बड़े पड़ाव को पार करके एक जगह पर खड़े हैं, जी। एक एडवांस स्टेज पर खड़े हुए हैं आप, है ना? जी। तो अब जी। आपकी लड़ाई सीधे सीधे सरकार के साथ हो रही है। हाँ। एक समय था आपको एसडीएलसी के साथ लड़ाई लड़नी पड़ती थी। हाँ। एसडीएलसी में बहस करनी पड़ती होगी, एसडीएलसी में सारी चीजें समझानी पड़ती होंगी, बहुत बहसें होती हैं, हुई होंगी, वहां भी हुई होंगी, मैं जानता हूं मैं, हुई है है सर। ना? वो जी। तमाम तरह की प्रक्रियाएं हुई होंगी और वो काफी लंबा टाइम चली होंगी। जी। और फिर उसके बाद डीएलसी से पास कराना एक अगला महाभारत। आप तो डीएलसी से भी पास करा के बैठे हुए, एक बड़ी लड़ाई जीत के बैठे हुए हैं। जी। और आपकी लड़ाई बिल्कुल जीत के मुहाने पे खड़ी है। बस थोड़ा सा अच्छा जोर लगा दो यार। जी, इसमें सर एक छोटा सा ये था कि जैसे आंदोलन की जो बात आती है, हमने एक अच्छी बात ये रही कि हमें इसके लिए कहीं सड़कों पे नहीं उतरना पड़ा। थोड़ा सा जो अध्ययन था, या जैसे भी हम लोग उनको अधिकारियों को हम कन्विंस कर पाए, तो इस तरीके से हम लोग ने एक जुटता से यहां तक पहुंचे हैं। अब आगे वही कैसे करें, क्या करें, हम देखिए, हर स्टेप बाय स्टेप ऐसे आंदोलन, बढ़ रहे हैं। देखो आपको लगता है कि आंदोलन के बिना अगर यहां तक पहुंचे हैं आगे भी हो जाएगा, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं होगा, जी। बिल्कुल हो भी सकता है। लेकिन आंदोलन का प्रेशर एक अलग प्रेशर होता है। जब जनता सड़क जी। पे उतरती है उसका प्रेशर एक अलग प्रेशर होता जी। है ना? तो वो देखो, हम तो आंदोलन वाले लोग हैं, हम ये सजेस्ट करने से बाज आएंगे नहीं। सर भाई अब हमारे आगे, यहाँ पूर्व में बहुत आंदोलन हुए हैं सर, लोगों ने बहुत तो संघर्ष किया है। उत्तराखंड और उत्तराखंड उस तो बना ही आंदोलनों से है। जी बिल्कुल। और बिंदु खत्ता के लोगों ने भी, जो हमसे पहले के लोग हैं, मतलब अगर मैं तो धन्यवाद उन लोगों का करता हूं जिन लोगों ने हमें आज इतना ये सब कागजी कार्रवाई करने के लायक अगर हम आज हुए हैं, अगर इस तरह का कर पा रहे हैं, तो इसके पीछे जो पूर्व में आंदोलन हुए हैं, लोग सड़कों पर उतरे, अपना घर बार छोड़ करके, अपने छोटे छोटे बहुत बच्चों को छोड़ करके, बहुत बिजली कुछ की हुआ है, व्यवस्था ही नहीं बहुत थी, कुछ हुआ है, बहुत आने कुछ जाने का हुआ है। साधन नहीं था, तो लोगों ने बहुत, हमारे से पहली पीढ़ी ने बहुत संघर्ष किया है। उसी संघर्ष की बदौलत हम लोग आज
यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बिंदु खत्म आंदोलन नहीं हुए, लोगों ने बहुत आंदोलन किए बिल्कुल और उसी होंगे। का प्रतिफल नहीं नहीं, हमको मिल अभी रहा भी है। वो होंगे। आशीर्वाद भी हमारे लिए है लोगों का। आप देखिए, जरूरी नहीं है कि जिंदाबाद मुर्दाबाद सड़क पे उतर के करना जी है ना। जी आप जो है वहां पर प्रोग्राम करवाइए, पब्लिक हियरिंग करवाइए, एफआरए को लेके कुछ कंसल्टेशन करवाइए जिसमें संख्या इकट्ठा हो। और एक जी कुछ नहीं है, आप कोई ज्ञापन भी दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, एक वनाधिकार रैली नाचते गाते हुए निकाल दो। हम्म, हम तो वहां पर हमारी सांस्कृतिक टीम निकलती है साथ में, आगे नाचते गाते हुए लोग जाते हैं जब भी रैली जी निकलती है। तो वो जी एक अलग नजारा होता है, शहर के लोगों की नजर पड़ती है, एक अट्रैक्शन होता है, मुद्दा लोगों के बीच में जाता है। और देखा है मैंने इससे कुछ सरकार बहुत कुछ डरती है। जी लोग इससे कविताएं लिखते हैं इस पर, गाने गीत हाँ बनाते हैं, हाँ आंदोलन गीत बनते हैं, हाँ उन्हें गाते हैं। हाँ। जी तो वो सारी चीजों को इसमें आप ये करो। बाकी जो कानूनी प्रक्रिया है, आप उसमें मेरा यही सुझाव रहेगा कि आप यानी कि अध्यक्ष राज्य निगरानी समिति, जो कि मुख्य सचिव होता है, उसके नाम से जी लगातार चिट्ठियां जो है, मतलब कम से कम 5-6 महीने तक लगातार भेजो आप। जी आप हम देखिए, तो स्वयं मिलकर भी आ रहे हैं सर। मिलके आ रहे हो ना, उनको वो गांव की तरफ से अपनी तरफ से नहीं, उसमें संगठन का नाम नहीं जाना चाहिए। ग्राम स्तरीय वनाधिकार वनाधिकार समिति की समिति, तरफ से, ग्राम स्तरीय वनाधिकार वनाधिकार समिति की तरफ से। उन्हीं की तरफ से दे रहे हैं सर, हाँ, उनकी तरफ से आप उन्हीं की तरफ से चिट्ठियां जाते हैं। दीजिए, तो वो हाँ वो एक असर होगा उसका। और वो आपके पास, अगर यहां से कुछ नहीं होता है, तो उच्च न्यायालय में जाने का एक आधार बन जाएगा आपके पास। जी और उच्च न्यायालय में आप ये नहीं कि हमारा दावा पास करवाओ, आप इस जी चीज के लिए अपील करोगे कि हमारी बात का जवाब दे सरकार। और जवाब देना पड़ेगा, जब जी न्यायालय उनको इस निर्देश देगा कि इनकी बात का कम से कम जवाब तो दो। जवाब तो दो। जी वो जवाब हाँ में होगा या ना में होगा। और ना कर नहीं जी सकते हैं, क्योंकि डीएम संस्तुति कर चुका है, तो ना नहीं कर सकते कानून के खिलाफ जाके। जी वो लटकाए ही इसीलिए हुए हैं क्योंकि आपके दावे जो है, उनको पता है कि हम इसको जब भी छेड़ेंगे, वो इनको पास करके देना ही पड़ेगा। मैं एक छोटा जवाब, हमारे मित्र कई सारे उनके मैसेज आ गए योगेंद्र रावत जी को, उनको मैं ये देता हूं कि आप हमारे समिति के जो वनाधिकार समिति के जो सचिव हैं भुवन भट्ट को काफी उनके लिए वो कह रहे हैं कि अवसाद में, वो अभी फिलहाल कोई अवसाद में नहीं है, उनके पास भी एक अच्छी टीम है। और एक टीम मेंबर होने के नाते हम लोग भी अपने अपने स्तर से प्रयास करते हैं, और ये भी उसी प्रयास की एक कड़ी है जो हमने एक सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया नहीं, हुआ है। बहुत अच्छा है, बहुत तो अच्छा हर है। आदमी अपनी भूमिका निभा रहा है, हम एक दूसरे के सभी मिलकर काम करके एक दूसरे के हाथों को मजबूत करें। अब जिसके पास जो चीज हो सकती है, अब मुझे जो भूमिका दी गई है ये पब्लिक फोरम में आकर के, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर के बात करने के लिए या आगे, तो हो सकता है मैं कुछ बात कर लेता हूं, कोई आदमी किताबी ज्ञान ज्यादा रखता है, कोई आदमी कानून का ज्ञान ज्यादा रखता है। तो ये सबकी भूमिकाएं अलग अलग, हमारे हम लोग भी एक सिस्टमेटिक तरीके से, और ये जो चल रहे हैं हम लोग, वो भी हम कहीं ना कहीं जैसे आप जैसे लोगों के अनुभवों से सीख करके ही चल रहे हैं। और जो तरुण जोशी जी के बारे में आप जो लिख रहे हैं, तरुण जोशी जी ही हमारे मेंटर हैं, हमारे पैटर्न हैं, उनके साथ ही हम मिलकर के जो भी उनका गाइडेंस होता है उसी के अनुरूप हम चल रहे हैं। तो अच्छा एक वो रह रहा है। और हम तो सभी लोगों से एक, हमने सर मैं आपको एक जानकारी और दूं, हमने एक हस्ताक्षर अभियान अभी और यहाँ पर चलाया हुआ है। बहुत बढ़िया। हमने केंद्रीय जनजाति कल्याण मंत्रालय को जब पत्राचार किया, और हमने सीपी ग्राम में भी इसमें अलग अलग लोगों ने इसमें शिकायत लगाई कि हमारे जब डीएलसी से दावे संस्तुति होने के बाद जब शासन को गए हैं, शासन की स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो जनजाति कल्याण मंत्रालय ने भी इस पर संज्ञान लिया और उन्होंने राज्य सरकार को निर्देशित करते हुए हमें उसकी सीसी की है, वो पत्र भेजे हैं उन्होंने कि भाई इनके जवाब में आप वो कीजिए, इस पर कार्रवाई अमल में लाइए। जी। तो वहां उस स्तर पर भी हम कागजी कार्रवाई पे लगे हैं। दूसरा, हमने एक हस्ताक्षर अभियान अभी अपने गांव में ये चलाया हुआ है कि हम कम से कम 32 गांव से, अगर हम प्रति गांव 1000 भी अगर हमारे पास जो हस्ताक्षर आते हैं, क्योंकि 1500-2000 के आसपास की आबादी गांव में है, तो हमारा लक्ष्य है कि 25 से 30 हजार हस्ताक्षर जब हम पूरी लिस्ट हमारे पास आ जाएगी, कुछ कलेक्शन भी हमने करना शुरू कर दिया है, तो
वो लेकर के हम केंद्रीय जनजाति कल्याण मंत्रालय के पास भी जाएंगे, क्योंकि वो भारत बिल्कुल सरकार जाना ने चाहिए, उसे नोडल बिल्कुल नियुक्त जाना किया है, पड़ेगा, उसकी बिल्कुल जाना। जिम्मेदारी है उसको। तो हम उस कैंपेन को भी चला रहे हैं इसके साथ साथ में। तो आप हो सकता है आप कि हम एकदम से वहां के आंदोलन। पॉलिटिकल लीडर्स को भी पकड़िए, एमपी वगैरह को पकड़िए, एमपी जी को पकड़िए कि पार्लियामेंट में सवाल, क्योंकि अभी मैं बताऊं, हम जो हमारा लखीमपुर का एमपी है, जी उससे हमारी लगातार बात हो रही है। हमारा यूनियन का जो है वो बातचीत ये इधर सहारनपुर की साइड में इमरान मसूद और इकरा हसन, इन दोनों से जी जो है वो बातचीत हुई है। तो अभी क्योंकि हमारा ये उत्कर्ष वर्मा है लखीमपुर खीरी में जो एमपी हैं, जी मेरी लगातार मीटिंग्स हो रही हैं उनके साथ। और अभी जी एक ड्राफ्ट भी मैंने तैयार करके दिया है पार्लियामेंट में सवाल उठाने का, और जी जनजाति विभाग में उन्होंने बात भी की है। हम जी इनको पकड़ के इनके माध्यम से हम जनजाति विभाग को पकड़ें कि भाई ये जी मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में ये सारा मामला हो रहा है, इसको जी देखिए। जनजातीय विभाग के ऑर्डर्स हैं, तमाम ऑर्डर्स हैं, उनको उनके जी सामने ले जाके कि ये ऑर्डर्स आपके कुछ और कह रहे हैं, जमीन पे कुछ और हो रहा है। तो ये सवाल संसद में उठना चाहिए। और मैंने जी बल्कि हम अपने उसके लिए। एमपी से बात भी की है कि इसी तरह से देश के कई जगहों के, हम अगर एमपी से बात करके उनको एक जगह पे लाके उनका एक ग्रुप बना के उनके साथ बातचीत करके और तैयार करके एक सामूहिक रूप से वनाधिकार को लेके अगर पार्लियामेंट में सवाल उठवा दें तो वो बहुत बड़ा असर करेगा। वो जी एक ये रास्ता उस भी दिशा में हमें अब अपनाना हम तो अभी पड़ेगा। जी जो स्थानीय सांसद हैं हमारे, उनसे हम लोग लगातार संपर्क में बातचीत हाँ, कर रहे हैं। उनको ये और बताइए कि फिलहाल दूसरी तो जगह पर उत्तर प्रदेश में और दूसरी जगह ये प्रक्रिया चल रही है, हम अपने सांसद जी से उनकी मीटिंग भी करवा सकते हैं, नाम बता देंगे, वो लोग वहां पर मिल भी सकते हैं। अभी जी एक दो सांसद वहां पर, अभी दिल्ली में एक प्रोग्राम था, तरुण जी भी उसमें थे, श्रुति एक जी हमारा साथी संगठन है, उन्होंने आयोजित किया था। हम्म, उसमें कई कई स्टेट्स के मतलब जैसे एमपी आए थे, तो मैं इनको भी मैंने बुलाया था, ये भी आए थे, हमारे जो इधर के जी एमपी हैं, तो ये जी भी जी आए जी थे। तो वो उसके बाद फिर पार्लियामेंट में उन्होंने अपने आप उन लोगों से बातचीत की, वही बताया उन्होंने कि मैंने उनसे, मैं फिर खुद मिला मैं जाके, और इसको जी लेके एक साझा तरीके से इस सवाल को कैसे उठा सकते हैं, वो एक कैसे उठा। बड़ी ताकत बनेगा। क्योंकि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को असल में क्या दिक्कत क्या है कि ये मसला कानून का नहीं है, ना प्रावधानों हम्म का है। इसको हम्म सरकार की, किसी भी सरकार की मंशा ही नहीं है कि सही तरीके से लागू करके लोगों को अधिकार मिल जाए। सर इसमें हमारे को तो जो अभी तक जो हमारा अनुभव रहा है, उसमें हमें ये लगा है कि सरकार के बाकी डिपार्टमेंट या पूरी सरकार एक तरफ, और ये जो वन विभाग होता है, वन मंत्रालय है, ये एक तरफ है। ये उसमें ऐसा कोई कुछ दो राय नहीं है, आपका भी अनुभव इस बारे में क्या है? कोई दो राय नहीं है। वन विभाग तो सबसे बड़ी अड़चन तो हमारे तो जितने ऑब्जेक्शन लगते हैं वन विभाग ही लगाता है, लेकिन उनसे हम्म एक निपटना हमारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होता है अगर सरकार इस बात को समझ जाती है। सुरमा के मामले में हम्म भी वन विभाग होने ही नहीं देता, वो बिल्कुल होने हम्म ही नहीं देता। जहां सरकार का डंडा पड़ा वन विभाग को भी औकात में आना पड़ता है, लेकिन सरकारें कमजोर पड़ जाती हैं। दिक्कत क्या है, हम्म सबसे बड़ी दिक्कत कारपोरेट है। जिन भाई कच्चा माल कहाँ मिलता है, जंगलों में मिलता है, लोगों को राइट्स मिल जंगलों गए, में। तो इनकी तो हम्म भाई पार्टियों पार्टियों के पास पैसा कहां से जाएगा। बहुत बड़ा हम्म मामला है इसके पीछे, जो इस कानून को लागू होने से रोकता है। तो वो लड़ाई अपनी जगह है, ज्यादातर जगह लागू नहीं हो रहा है। लोगों को बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां जानकारी भी नहीं है उस तरह से, है ना। हम्म अब जहां लोग लड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहां आंशिक रूप से, वहां पर भी आंशिक रूप से लागू हो रहा है, लेकिन हाँ, हम्म लागू वहीं हो रहा है जहां लोग लड़ रहे हैं। देखिए इस बात जहां में तो लोग कोई दो नहीं, अपने अधिकारों के लिए सजग है, जागरूक है। जहां लागू वहीं हो रहा है, जहां नहीं है वहां बिल्कुल भी लागू नहीं हो रहा है। अगर हमें अधिकार हम्म पाने हैं, हमें बिल्कुल, ये लंबी लड़ाई है, इसको हम्म हमें बिना थके, बिना हारे, बिना ये सोचे कि इतना टाइम लड़ते हुए हो गया, कैसे मतलब ये अभी तक कुछ नहीं निकला। जी ये जी बहुत, इसको बात को समझना पड़ेगा। ये करीब 250-300 साल का, 265-70 साल का संघर्ष है। 265-70 साल में जंगल जो उनके पास गया है, वो उसको क्या एक हम्म 10-20 साल में थोड़ी लौटा देंगे आपको पूरा। तो हम्म कानून जो है कहता है कि पूरा जो है, वो पूरा फॉरेस्ट का गवर्नेंस जो है वो कम्युनिटीज के हाथ में आना चाहिए।
अब वो कैसे सर अपना इसमें गवर्नेंस छोड़ देंगे? गवर्नेंस की लड़ाई है सर। एक छोटी जो दिक्कत, छोटी क्या बड़ी दिक्कत जो इसमें आ रही है, अभी वो उसी तरह का सवाल भी आ रहा है योगेंद्र राउत जी का, तो मैं, हमारे साथ भी ये हमने बड़ी दिक्कत फेस की कि जिन लोगों ने इस कानून का क्रियान्वयन करना है, जैसे सरकार कह लो या जो सरकारी अधिकारी हैं ये कह लो, हमारे साथ जो शुरुआती दौर में जो दिक्कतें आई, अधिकारी को जानकारी नहीं है इस कानून की। वन विभाग से हम बात करते थे, वो कहते थे कि हम तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो 1980 है उस पर बात करेंगे, हम दूसरे मंत्रालय का कानून क्यों पढ़ें, हमें क्या जरूरत पड़ी इस कानून को पढ़ने की। अब समस्या ये है कि उनको कानून कौन पढ़ाए या उन्हें कौन बताए कि ये काम उन्होंने करना है और उन्हें कोई समझ नहीं है, वो वो नहीं, समझना नहीं देखिए, चाहते। हाँ, अब ये बिल्कुल आपने बहुत सही पॉइंट पे लाया बात। हमने मैं जो अपना अनुभव बताता हूँ, जी। हमने वहां पर वन विभाग ने कदम कदम पर अड़चने लगाई, हम्म। ये हर जगह लगाता है। हम्म। लेकिन आप ये देखिए और इस चीज की तरफ ध्यान दीजिए कि वन अधिकार कानून के अंदर कानून को लागू करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? हम्म। जिम्मेदारी दी गई है नागरिक प्रशासन को। हम्म। नागरिक प्रशासन जिसमें एसडीएम और डीएम आते हैं और मुख्य सचिव हम्म। आते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास नीचे से लेके ऊपर तक कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस कानून को लागू करे, नंबर एक। हम्म। वो ऑब्जेक्शन जरूर लगाएंगे। तो अगर हम क्योंकि वो जितना कमेटी में फॉरेस्ट रहते हैं। डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, हम्म। जितना उनको हम इम्पोर्ट, क्योंकि हमने एक चीज तय कर लिया था कि फॉरेस्ट हम्म। डिपार्टमेंट से बात नहीं करेंगे। हम्म। कोई कितना ही अच्छा अधिकारी हो, कितना ही खराब हम्म। अधिकारी हो, तो हम्म। हमारा अनुभव ये कहता है कि पुलिस में आपको अच्छे लोग मिल जाएंगे, प्रशासन में मिल हम्म। जाएंगे, नेताओं में भी मिल जाएंगे, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि इसमें एक भी आदमी आपको सही आदमी मिलेगा नहीं, सर क्योंकि उनकी अब हमारा भी थोड़ा अनुभव ऐसा हो गया है। ट्रेनिंग ही इसी तरह की है। अब हमारा भी थोड़ा अनुभव है इस बारे में। उनकी ट्रेनिंग ही इसी तरह की है। तो वो आपकी बात को 1972 में, 1927 में, 1980 में ही उलझाएंगे। उनसे आपको बात हाँ ही नहीं उसी में। करनी है। हमने दबाव कहां बनाया? हमने जब भी आंदोलन किया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हम्म। ऊपर आंदोलन नहीं किया, हमने किया एसडीएम के ऊपर कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम उपखंड स्तरीय समिति के अध्यक्ष हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हम्म। बात करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमारी हम्म। जिम्मेदारी नहीं है। डीएम से बात की है तो तुम जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष हो। हम एफडी से या डीएफओ से या जो है डिप्टी डायरेक्टर से हम बात नहीं करेंगे। हम किसी रेंजर से बात नहीं, हमारे लोगों को भी यही ट्रेनिंग है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले रोकते हैं, कहते तुम कौन हो भाई, तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं है जंगल में, जाओ यहां से। सीधी चुनौती है। तो उनके हम्म। साथ उनको हम बात ही नहीं करते, बल्कि एक मीटिंग में तो डीएफओ बैठा था, हमला हाँ। करवाया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक गांव पर, कोई 7-8 साल हम्म। पहले की बात है, 9 साल पहले की। हमला करवाने के बाद जो है लोगों ने आंदोलन कर दिया। लखीमपुर खीरी का ही मामला है, मोहम्मदी तहसील का। लोगों ने हम्म। आंदोलन किया, एसडीएम का घेराव हो गया। अब एसडीएम ने हम्म। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डीएफओ वगैरह को बुला लिया। हम्म। एसडीएम जब बोला कि बातचीत अंदर कमरे में बैठ के, हमने कहा कि नहीं, सैकड़ों लोग बाहर खड़े हैं, बीच में खड़े होके बात करनी पड़ेगी आपको, हम अंदर कमरे में बैठ के बात नहीं करेंगे। तो बहुत वो मेहनत करने लगा एसडीएम। तो एक शर्त पर हमने जो है उसको बोला कि वन विभाग का एक भी आदमी मीटिंग के अंदर नहीं बैठेगा, हम्म। हमें वन विभाग से कोई बात करनी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है कानून न्याय व्यवस्था को देखने की, कानून क्या कहता है आपकी पढ़ने की जिम्मेदारी है। वन विभाग की, वो तो वन विभाग को तो वही खारिज कर दिया कानून ने जब ऐतिहासिक अन्याय लिखे गए। ऐतिहासिक अन्याय लिखा है जी। हम उस वन विभाग के पास क्यों जाएंगे? ना हम फॉरेस्ट सेक्रेटरी के पास जाएंगे, ना फॉरेस्ट मिनिस्टर के पास जाएंगे, ना हम फॉरेस्ट ये डिपार्टमेंट के बातें, रेंजर से या उससे बात करेंगे। तो वो ये समझने की
बातें हैं सभी उन नए लोगों के लिए भी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, और जो इसमें कई सारे लोग ऐसे भी जुड़े हुए हैं जिनके गांव के अभी जो दावे अभी उन्होंने एसडीएलसी में भरे हुए हैं, जो दावे, उन लोगों को भी इन चीजों को समझने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारे साथ भी हुआ है ऐसा सर जी, ये अनुभव हमने भी झेला है। वो उनके साथ तो वो लोग एनर्जी बात हमें वेस्ट नहीं करनी है। जी उनके साथ एनर्जी हम बिल्कुल नहीं बात करते, बिल्कुल नहीं बात करते। हम प्रशासन को बोलते हैं, वो कहते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हम नहीं जाएंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से के पास। एक ऑर्डर था, मीटिंग में भी बुला लिया, उसमें ही जब बैठ गया वो, तो मुझे पता नहीं था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आदमी है, लोगों ने मुझे बताया, तो वह बोला कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आदमी है। फिर मैं खड़े होकर एसडीएम को बोल दिया, मैंने कहा आपसे जब हमारी बात हुई थी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई आदमी नहीं आएगा, तो आपने डीएफओ को क्यों बिठाया यहाँ? डीएफओ था वो, कह नहीं ये बैठे हुए हैं बोलेंगे नहीं। मैं कहा ठीक है, मैं कहा इनको बोल दीजिए बोलेंगे नहीं, बिल्कुल इनकी बात नहीं सुनेंगे हम। तो वो बीच में बोलने लगा, लोग लाठी लेके दौड़ पड़े उसकी तरफ। मैं अभी योगेंद्र रावत जी का लेटेस्ट जो अभी कमेंट आया है, मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि जो लेटेस्ट अभी कमेंट आया है इससे मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि हम इस बात को कहते हैं, और जैसा कि अभी ये सभी बिंदुगत्ता वासियों को एक तरह से हमारे रजनीश सर ने उस पर भी मोहर लगाई है कि हम डीएलसी से जब पास करा के बैठे हैं, उसका बहुत बड़ा अगर उसमें रोल रहा है, तो ये कि जनता ने सीधे अधिकारियों से बात करी है। इसमें जनता ने ही सीधे अधिकारियों से बात करी है, और हम भी जनता में से ही आते हैं। तो मैं आपकी इस लाइन से सहमत नहीं हूँ। किस बात से? सबको बात करनी चाहिए, सबको हम तो कहते हैं कि जनता को भी 10-10, 20-20 के बैच में जाकर के अधिकारियों के पास बिना जनता के आप अकेले कोई बात करने जाओगे तो मारे जाओगे भाई। लेकिन बात करनी चाहिए, आप भले ही अच्छी बात करके आए हो, उसका वो लोग क्या बोल देंगे। हम अकेले नहीं जाते बात करने, कभी नहीं जाते, कभी नहीं जाते। वो बुलाएंगे कि आ जाओ, अंदर आ जाओ, 3-4 लोग आ जाओ। 3-4 लोग क्यों आ जाएंगे? इतने लोग बाहर खड़े हैं, उनके बीच में आके बात करो ना। अंदर बुलाना है तो तमाम लोग आएंगे, और तमाम पूरा कमरा भर जाता है, तो बात होती है, लोगों के बीच में बात होती है। हम पॉलिटिकली लोगों से नहीं, मतलब पॉलिटिकल लोगों से नहीं बात करते अकेले। एमपी एमएलए से बात करनी होती है, 10 लोग जब तक साथ नहीं होंगे हम नहीं बात करते उनसे। और बिना जनता के हम बात अगर करेंगे तो एक तो आपका प्रेशर नहीं बनेगा, और आप जो है कहां फंस जाओगे आपको कुछ पता भी नहीं लगेगा, और वही अधिकारी या वही नेता आपको फंसा देगा। सही कह रहे हैं। चलिए, काफी अच्छी चर्चा आज आपके साथ रही, और समय भी थोड़ा सा ये बात करते करते पता नहीं चला, मुझे लग रहा है 1.5 घंटे के आसपास खिंच गया है। तो आगे भी हम सर आपके साथ जुड़े रहेंगे, और कभी भी बीच में हम टेलीफोनिक अपना वो करेंगे, और इस तरह के लाइव प्रोग्राम में फिर हम हर संडे इस तरह का कार्यक्रम करते हैं, तो फिर से आपको आमंत्रित करेंगे। अब आपके साथ हम जुड़े हैं तो ये लंबी चलेगी हमारी। शुक्रिया मेरा, मैं भी बहुत चाहते हैं कि धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इस काबिल समझा कि आप सबसे बातचीत कर सकूं, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और लोगों के साथ बातचीत करके यही हमारा काम भी है। यही हमें अच्छा भी लगता है। बिल्कुल, और हम तो आपको कभी भी आप उधर याद कीजिए, हम उधर भी आ जाएंगे। आप इधर लखीमपुर में कभी भी आप लोग आइए, मतलब सभी साथी लोग जो जुड़े हुए हैं, कभी भी आप लखीमपुर में आइए, और जो है इधर आके बैठ के भी बातचीत कर सकते हैं। उधर भी हम आ सकते हैं, उधर से समुदाय के हमारे साथी लोग भी उधर आ सकते हैं। बिल्कुल, हम आपको आमंत्रित करेंगे, और हमारे साथ अभी हो सकता है इसमें ऑनलाइन मीटिंग में थोड़ा कम लोग हों, तो एक इस तरह का हम एक आयोजन या कुछ जन जागरूकता कार्यक्रम कुछ ऐसा रखेंगे, तो इसके लिए आपको जरूर आमंत्रित करेंगे, आपके साथियों को, और हम भी कोशिश करेंगे कि हमारे साथी लोग और हम सभी आपके पास आपके अनुभवों को और गहराई से अध्ययन करने के लिए हम आप तक आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। जितने हमारे साथी ये वीडियो को अभी देख रहे हैं, या अभी लाइव जुड़े हुए हैं, या बाद में भी जो देखेंगे, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन हम लोग जब कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसे ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर किया जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है
जैसा अभी रजनी सर ने बताया कि उन्हें इतने सालों लगे संघर्ष करते हुए, तो ऐसे लोगों से सीखने के बाद हमें थोड़ा सा कम समय लगा। हमने 1-2 सालों में इस डीएलसी से हम थोड़ा पार पा लिए, 1-1.5 साल नहीं नहीं, संघर्ष में ही। आप एक तो बड़ा पड़ाव पार कर चुके हैं। अब जी आपको एक अंतिम पड़ाव की लड़ाई है आपकी। जी। तो जो आगे जो साथी जो और भी इस तरह के जो क्षेत्र हैं वहां से जो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, तो वो हो सकता है उनको कुछ महीनों में इस तरह की वो सीढ़ी पार कर लें। तो ये परस्पर एक दूसरे के अनुभव साझा करने से ही होंगे। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और फिर अगले रविवार को फिर किसी अन्य जो एक्सपर्ट हैं और जो इस काम में अनुभवी लोग हैं उनके साथ फिर कोशिश करेंगे आपके साथ जुड़ने की। ठीक है सर, रजनी सर को नमस्कार, धन्यवाद, सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं मैं। शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू।